नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सिकंदर गुर्जर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इंटरव्यू सीरीज़ की आज दूसरी वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज मेरे साथ हैं केपी सर। सबसे पहले मैं केपी सर का अपने इस यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन करता हूं। तो केपी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे चांस दिया यहाँ आने के लिए, इंटरव्यू के लिए। जी, तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर एक मिशन पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम विभिन्न अनुभवी शिक्षकों के द्वारा इंटरव्यू शूट करा के आप तक पहुंचाने के काम करते हैं, ताकि आप जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बच्चे करते हैं वो उन अनुभवी शिक्षकों के अनुभव को हासिल करके एक बेहतर डिसीजन ले पाएँ। तो आज केपी सर से हम पूछेंगे। सबसे पहले केपी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उनको किस तरीके से स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनानी चाहिए कि वो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को करते हुए आगे बढ़ पाएँ और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले पाएँ? देखिए सर, जो भी विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है, तो उसको सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए कि वो विद्यार्थी किस फ़ील्ड में जाना चाहता है, और उस फ़ील्ड से संबंधित उसको सारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो सारी कलेक्ट कर लेनी चाहिए। और ऐसे कंसर्न टीचरों से सलाह लेनी चाहिए। ऐसे ही आपके जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं और आप बच्चों को समझा रहे हैं, तो ऐसे उनको वीडियोज़ वगैरह देखनी चाहिए, समझना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो यही सब उनको पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जैसा कि आप लगातार पिछले कई वर्षों से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो करते हैं, उनको इंग्लिश पढ़ाते हैं। हाँ जी। कई बार इंग्लिश को लेकर विद्यार्थियों के मन में डर होता है, तो किस तरीके से कोई विद्यार्थी जिन-जिन परीक्षाओं में अंग्रेजी पूछी जाती है, तो अंग्रेजी को लेकर आप विद्यार्थियों को क्या सलाह और टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, ये कॉमन बात है कि इंग्लिश एक तो सेकंड लैंग्वेज है सर, जी। और ये फ़ोबिया रहता है ज़्यादातर ग्रामीण बच्चों के अंदर कि इंग्लिश एक हौवा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज़, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि जो आपको पढ़ा रहा है वो कैसा है, जी, जी। ठीक है? तो अगर पढ़ाने वाला अच्छा है और आपको समझा पा रहा है उन चीज़ों को, तो मेरा मानना तो ये है कि हर चीज़ आसान है अगर एक टीचर अच्छा हो। ठीक है सर? बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो फेलियर का सामना करते हैं। तो फेलियर के इस डर से दूर होने के लिए विद्यार्थियों को किस तरह की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, आपने एक कविता सुनी होगी, और आपने क्या सारे बच्चों ने सुनी होगी कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर ऊपर चढ़ती है, उतरती है, तो कई बार गिरती है ना? बिल्कुल। और कई बार उसका प्रयास होता है चढ़ने का, लेकिन लास्ट में क्या होता है, उसको सफलता मिल ही जाती है। तो मैं कहता हूँ, कोशिश करने वाले बच्चों की कभी हार नहीं होती, और जो बच्चा हार जाता है, यानी कि अपने आप से ही हार जाता है, तो वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा मानना है, विद्यार्थी को कभी अपने जीवन में हार शब्द बिल्कुल भी लाना ही नहीं चाहिए, ठीक है? उसको डिसाइड कर लेना चाहिए कि एक दिन वो आएगा जहाँ मैं क्रांति लेके आऊँगा। और मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो, आप जो कह रहे हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं जी, किन्हीं जी। परिस्थितियों से, लेकिन उनको मोटिवेट करने का भी काम एक शिक्षक और एक माता-पिता का होता है। शिक्षक के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं स्टूडेंट के प्रति, ठीक है? बिल्कुल सर। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, एक ही कक्षा में एक ही शिक्षक के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के जो आउटपुट होते हैं, यानी जो परिणाम होता है, वो भिन्न-भिन्न टाइप का होता है। वैसे तो अगर देखा जाए, तो हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक टेंडेंसी का होता है। बिल्कुल। उसकी आदत, व्यवहार, पसंद सारी चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन मैं केवल परिणाम की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि बहुत सारे एक कक्षा में 25 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो उनमें से सबका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। यानी आउटपुट को लेकर अगर बात करें, तो शिक्षक एक ही है पढ़ाने वाला, लेकिन लिमिटेड विद्यार्थियों का सिलेक्शन वैकेंसियों की वजह से हो पाता है, या ये कहें कि वो जो चीज़ ग्रैब करते हैं कक्षा में बैठकर कि कितने कंसंट्रेशन के पास साथ पढ़ रहे हैं या कितने फोकस्ड होकर पढ़ रहे हैं। तो इस आउटपुट को जो डिफरेंट डिफरेंट होता है हर विद्यार्थी के लिए, उसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअल में सर, सारे विद्यार्थी हमारे लिए इक्वल होते हैं, जी। जितने भी क्लास में पढ़ रहे होते हैं, हम सभी को एक जैसे ही पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है किसी पर ज़्यादा फोकस करते हो, किसी पर कम फोकस करते हो। हम सभी का सारा एक मतलब अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं, और एक ही चीज़ उनको डिलीवर की जाती है, लेकिन डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स कि वो विद्यार्थी उस चीज़ को पढ़ किस तरीके से रहा है। देखो, अपने स्टूडेंट के अपने-अपने पर्पज़ होते हैं कोचिंग आने के, तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मज़े लेने आते हैं, मान लो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, पैसा है, घर वालों ने ज़बरदस्ती भेज दिया है, ठीक है? फिर भी टीचर के डर से लेकिन आराम से बैठे हुए हैं क्लास में।
तो ये सारी चीज़ें देखो डिपेंड करती हैं स्टूडेंट की थिंकिंग के ऊपर कि वो जो किस टीचर मेंटालिटी के हाँ, साथ यस, कक्षा में प्रवेश करता है। यस, और वो जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर उसका कितना कंसंट्रेशन है, वो दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर वो दे रहा है तो डेफ़िनेटली मैं ये कहूँगा कि वो सक्सेस ही हो जाएगा अपनी लाइफ़ में। वर्तमान परिदृश्य में जो सोशल मीडिया है वो युवा पीढ़ी की जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बन गया है और सोशल मीडिया के अपने बेनिफिट्स और अपने डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो एक विद्यार्थी के तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भूमिका को आप कैसे देखते हैं और कैसे शिक्षा में क्रांति लाई जा सकती है? यानी दोनों तरीके से मेरा क्वेश्चन है कि जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग है उसको कैसे रोका जाए और प्लस सोशल मीडिया की जो पावर है उसको इस्तेमाल करके शिक्षा में कैसे क्रांति लाई जा सकती है? देखिए सर, ऐसे हमारे भारत में कई सारे स्टेट्स हैं, गाँव हैं, जहाँ शिक्षा पहुँच नहीं पाती है। जी। ठीक है? वहाँ टीचर अवेलेबल नहीं हो पाता है। लेकिन इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से वो विद्यार्थी वहाँ बैठकर पढ़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल खान सर, जी। यूट्यूब पर जाने-माने एक ट्यूटर हैं, ठीक है? जो कि जीएस पढ़ाते हैं। तो उनकी क्लास भी बच्चे दूर-दराज से लेते हैं, आईएएस, पीसीएस बनते हैं और कई लेखपाल वीडियो वगैरह जो भी निकालना चाहते हैं वो। तो ये क्या है, इंटरनेट के माध्यम से ही तो हो रहा है। बिल्कुल। और इंटरनेट के माध्यम से कुछ लोग उसका मिसयूज़ भी करते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उन पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है? पढ़ने की बजाय। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन चीज़ों पर एक लिमिट होनी चाहिए, एक एज लिमिट होनी चाहिए कि इतने वर्ष से कम के लोग इस चीज़ों को ना देखें। अब ये क्या है कि सब उस चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, जो कि अनएथिकल चीज़ें हैं, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। और मेरे हिसाब से अनएथिकल चीज़ें डालनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसे ही सीखते हैं, ये बात हकीकत है। और हम ये साइकोलॉजी कहती है सर, बच्चा जैसा सुनेगा वैसे ही बोलेगा और जैसा देखेगा वैसे ही सीखेगा, ठीक है? जैसे माहौल में बच्चा रहता है वैसे ही बन जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग यही सब बस थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए और मिसयूज़ नहीं करें इंटरनेट का। इंटरनेट बहुत अच्छी फैसिलिटी है और इसकी मदद से बच्चों ने बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले हैं, कहीं कोचिंग सेंटर भी नहीं गए वो लोग और फ्री में वीडियो देख-देख के आज वो कहीं जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा सर, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। कोई भी विद्यार्थी अगर वास्तव में चीज़ों को सीख कर आगे बढ़ना चाहता है तो निश्चित तौर पर जैसे प्रेज़ेंट सिनेरियो में हमारे सामने कंडीशन है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, बहुत सारी ऐसी सोर्सेज़ या टेक्नोलॉज़ीज़ अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। यानी ये कह सकते हैं वो किसी चीज़ का बहाना नहीं बना सकता है। अगर रियलिटी में वो आगे बढ़ना चाहता है करना तो चाहिए। सारी चीज़ों को, सारे रिसोर्सेज़ को जुटाया जा सकता है और जो आसानी से और सहजता से वर्तमान समय में उपलब्ध हो पाते हैं। निरंतर कम होती वैकेंसियाँ और जनसंख्या बढ़ने के कारण या जो ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स लोग हैं लगातार स्कूल कॉलेजेस से जो बाहर निकल रहे हैं, वो कॉम्पिटिशन के फील्ड में आते हैं तो एस्पिरेंट्स की संख्या बढ़ जाती है। तो विद्यार्थी कई बार जो भाग्यवादी नज़रिया है, उसको लेकर परेशान होता है कि कम वैकेंसियाँ और पेपर देने वाले बच्चे ज़्यादा हैं। तो इसमें लक फैक्टर कैसे काम करता है आपके हिसाब से या किसी विद्यार्थी को किस तरीके से लक फैक्टर को देखना चाहिए? देखिए, जो लक है वो अपना एक अलग पार्ट है और मेरा मानना तो ये है कि गीता में भी लिखा है कि कर्म ही पूजा है, ये सत्य बात है। जब तक आप किसी चीज़ के लिए कर्म नहीं करोगे, तब तक वो भाग्य काम नहीं करता और भाग्य कर्म से जुड़ा हुआ है। जो विद्यार्थी अपने जीवन में अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनका भाग्य भी काम करता है। हो सकता है लेट से करे लेकिन करता ज़रूर है। और जो केवल विद्यार्थी भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, तो शायद मेरा मानना ये है कि एग्ज़िस्ट नहीं करती चीज़ लाइफ़ में, ठीक है? तो मैं यही चाहूँगा कि बच्चे मेहनत करें और मेहनत करेंगे तो कर्म करेंगे तो भाग बनेगा और भाग बन जाएगा तो सफलता मिल जाएगी। और एक्चुअल में क्या है कि हर एक आदमी कंफर्ट ज़ोन में रहना चाहता है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में सर इसलिए जाते हैं बच्चे क्योंकि उनको वहाँ एक सिक्योरिटी मिल जाती है, ठीक है? जी। सिक्योरिटी के साथ-साथ में सैलरी टाइम से मिल जाती है और उनको नौकरी छूटने का डर नहीं रहता है, ठीक है? और ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अब प्राइवेटाइज़ेशन में भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी की जा रही हैं। आप एमबीए हो, अब तब आपको 10,000 रुपए की जॉब दी जाएगी, है ना? अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो वो बात अलग है कि तो आप तो 10 लाख की भी ले सकते हो अगर क्वालिटी है तो। वहाँ तो जॉब मैटर ही नहीं करती, ठीक है सर? जी। तो मेरे अकॉर्डिंग यही सब। अ, एक विद्यार्थी जब अपने विद्यार्थी जीवन में होता है या ये कहूँ कि कॉम्पिटिशन के दौर में होता है, तो उस समय पर पढ़ाई के दौरान किस-किस तरह के डिस्ट्रैक्शंस एक विद्यार्थी के सामने आमतौर पर देखने को मिलते हैं और किसी भी विद्यार्थी को उनसे कैसे दूरी बनानी चाहिए, दे ताकि वो जल्दी से सिलेक्शन ले पाए?
देखिए सर, विद्यार्थी जीवन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन पैदा होते हैं। जैसे कि एक जब हम युवा थे, ठीक है? जब हम अपनी ग्रेजुएशन करके आए थे, तो हमें भी लगता है कि जो सोशल चीज़ें हैं, सामाजिक चीज़ें हैं, वो घेर लेती हैं। अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ होती है, जो कोई भी बंदा किसी भी बंदे से मतलब अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है? मान लो मैं एक उदाहरण देना चाहूँ, आपने कोई सुंदर लड़की देखी और आप कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन एक बार तो चल देख ही लेते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन अपने मन पे कंट्रोल होना चाहिए, मेरा मानना ये है, कितनी भी सुंदर हो कोई भी चीज़ हो, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप अपने मन पे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आत्मविश्वास है आप में डिटर्मिनेशन है कि मुझे करना ही करना है और आपका एक एम है और रात और दिन सपनों में वही रहता है, उसके अलावा और कोई नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कोई भी डिस्ट्रैक्शन आप पर लागू नहीं होता। अगर आप चंचल हैं और भयभीत हो जाते हैं या किसी के ख्वाबों में खो जाते हैं, तो वो चीज़ अलग है सर। जी सर। मेरा अगला क्वेश्चन है, कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं, वो अपने जो सपने हैं या अपनी इच्छाएँ और आकांक्षाएँ हैं, एक स्टूडेंट की रुचि के विरुद्ध उस पर थोपने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अपने वास्तविक जीवन में एक अच्छा सिंगर बनना चाहता है, लेकिन घरवालों का कहीं न कहीं प्रेशर होता है उसके ऊपर कि उसको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, या बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, घरवाले चाहते हैं कि वो इंजीनियर बन जाए। इस तरह की जो चीज़ें हैं, यानी जो पेरेंट्स का थोपा गया दृष्टिकोण है किसी विद्यार्थी के इंटरेस्ट के खिलाफ, उस चीज़ के लिए आप अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सर पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा, अगर पेरेंट्स उस बच्चे की इच्छा को पूरे करने में कैपेबल हैं, तो उसे करने दें। चाहे जी। वो एक क्रिकेटर बनना चाहता हो, चाहे वो एक सिंगर बनना चाहता हो, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहता हो। आप अपनी इच्छाओं को उस बच्चे पर ना थोपें। और एक्चुअल में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो अच्छा ही सोचते हैं कि हर एक माँ-बाप अपने बेटी या बेटे के बारे में अच्छा ही सोचेगा, नॉर्मल सी बात है। जी। गलत नहीं सोचेगा, चाहे वो खुद गलत हो, लेकिन बेटा और बेटी के बारे में कभी गलत नहीं सोचेगा। वो यही चाहेगा कि मेरा बेटी या बेटा ऑफ़िसर रैंक पे ही जाए, वो नहीं चाहेगा कि पियोन की तरह काम करे, चाहे वो खुद एक पियोन हो। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप कैपेबल हैं सभी पेरेंट्स अपने बेटे की इच्छाओं को पूरा करने में, तो करें। करें, उसको करने दें, उसको उसे करने में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी इन कंपैरिज़न टू जो आप उससे करवा रहे हैं फ़ोर्सफुली, वो चीज़ अलग है। तो वो उसमें अपना मन नहीं दे पाएगा, 100% नहीं दे पाएगा, बहुत सारी चीज़ों का शिकार भी बन जाते हैं ऐसे बच्चे। जी सर, जैसा कि अभी आपने हाल ही में देखा यूपीएसआई का रिज़ल्ट आया है, हाँ, और यूपीएसआई के रिज़ल्ट के बाद बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। रिज़ल्ट डिक्लेरेशन के बाद जो डीबीपीएसटी के लिए विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा था, वहाँ लगातार सॉल्वर गैंग और ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो कहीं न कहीं 420 के उसमें दायरे में आते हैं। तो जो सरकारी वैकेंसियों की संख्या है और उनकी जो चयन प्रक्रिया है, उसको लेकर या रिक्तियों की संख्या को लेकर, या जो चयन प्रक्रिया में देरी होती है, या जो भी प्रकार की धाँधली होती है, उस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में सर देखो, इसके लिए गवर्नमेंट को तो दोष नहीं दे सकते, हुँ। क्योंकि गवर्नमेंट का काम क्या होता है, वैकेंसी निकालना, वैकेंसी पूरी कराना, ठीक है? और जो जितनी भी धांधलेबाज़ी होती हैं, हम जैसे ही लोग, आप जैसे ही लोग करते हैं, अगर हम इन चीज़ों पर खुद ही कंट्रोल कर लें, खुद ही एक मतलब सच्चाई के साथ जीना स्टार्ट कर दें, है ना? बुराइयों के प्रति ना जाएँ, कंट्रोल करें अपने आप पर, तो हो सकता है कि समाज सुधरे और आगे बढ़े और एक जेन्युइन चीज़ें हो पाएँ। ऐसा होता है कि बच्चा बहुत साल से मेहनत कर रहा है, उसका नंबर नहीं आ रहा है, जो कुछ नहीं जानता उसका नंबर आ रहा है, मतलब उनको नौकरियों को खरीदा जाता है। तो इसमें उन लोगों के खिलाफ सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी कार्रवाई करे, जो ये सब चीज़ें करते हैं और उन पर रोक लगाए और उनको सस्पेंड कर दे, निलंबित कर दे, जो ये काम कराते हैं और उचित से उचित जो सज़ा बनती है उनको दी जाए, हुँ। ताकि वो दोबारा से ऐसी कोई हरकत ना करें, ताकि मेहनती बच्चों को सफलता मिल सके। बिल्कुल सर। मेरा अगला क्वेश्चन अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है। बेरोज़गारी पूरे देश के लिए एक गहन चिंता का विषय है। इसलिए जो एम्प्लॉयमेंट है उसका क्रिएशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए तो आम तौर पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि रोज़गार का मतलब इंडिया में अगर सोशल कंडीशनिंग के आधार पर बात करें, तो रोज़गार का मतलब लोग सिर्फ़ सरकारी नौकरी से लगाते हैं। क्या सिर्फ़ सरकारी नौकरी का मतलब रोज़गार है, या रोज़गार के लिए विभिन्न वैकल्पिक तरीके इस दुनिया में मौजूद हैं? विभिन्न तरह की टेक्नोलॉज़ीज़, रिसोर्सेज़, या प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं अगर व्यक्ति स्किल्ड है तो। तो सिर्फ़ सरकारी नौकरी की जो मेंटालिटी है लोगों के अंदर, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? और विद्यार्थी और अभिभावकों अभिभावकों से
कैसे उस चीज़ को आप संप्रेषित करना चाहेंगे? देखिए, अगर आप बेरोज़गारी को लेकर चर्चा करते हैं, तो हमारे भारत में बेरोज़गारी बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा वहम है। हुँ, ये उन लोगों के लिए बेरोज़गारी है जो कुछ मतलब करना कुछ नहीं चाहते। करना नहीं चाहते जी, जी, हैं, मैं उनके अंदर सहमत हूँ। स्किल्ड नहीं है। उनके लिए बेरोज़गारी आप आज से 10 साल बाद देख लेना वो वहीं मिलेंगे। आज से 20 साल बाद भी वो वहीं मिलेंगे। जो लोग स्किल्ड हैं वो कोरोना में भी उन्होंने अपना घर चलाया है, ऐसी बात नहीं है। कोरोना पीरियड में बहुत से लोगों ने काम किया है, क्यों? क्योंकि वो स्किल्ड हैं। अब देखो भाई, आप अगर कुछ करना नहीं चाहोगे, पढ़ोगे-लिखोगे नहीं, ध्यान नहीं दोगे, कुछ चीज़ें सीखोगे नहीं, इतनी एमएनसीज़ हैं हमारे इंडिया में, ना इतनी अच्छी-अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं और आजकल तो डिजिटल इंडिया बन गया, बहुत सारी वैकेंसीज़ ऑनलाइन, बहुत सारे काम ऑनलाइन भी हो रहे हैं, ठीक है? पहले ऐसा सब कहाँ था? लेकिन आज आपको मल्टीपल चॉइस हैं जॉब्स के लिए, लेकिन उसको करने के लिए क्या आप कैपेबल हैं? बिल्कुल, उस स्किल चीज़ के होना लिए बहुत ज़रूरी हाँ, है। स्किल होना बहुत ज़रूरी है। एक मैं भी प्राइवेट सेक्टर से हूँ, ठीक है? तो प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को प्रूव करना पड़ता है सर, यहाँ हराम की रोटियाँ नहीं तोड़ी जाती, ठीक बिल्कुल, है? आपने सही कहा सर कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो स्किल के आधार पर लोगों को चयन करता है और बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में भी हैं और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी संभावनाएँ भी हैं क्योंकि अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, तो गवर्नमेंट सेक्टर महज़ 2% जो नौकरियाँ हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है और प्राइवेट सेक्टर 98% जो वैकेंसियाँ हैं, जी सर। उनको रिप्रेज़ेंट करता है। तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में ही है, लेकिन सोशल कंडीशनिंग के कारण लोगों की मेंटालिटी में ये चीज़ घर कर गई है सिक्योरिटी की वजह से कि सरकारी नौकरी में एक बार चले जाने के बाद हम आराम से सिक्योर रहेंगे, आसानी से हमें कोई निकाल नहीं पाएगा, जबकि ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस प्राइवेट सेक्टर में ही होते हैं। हाँ जी, सही कहा सर आपने जो भी कहा, ज़्यादा ग्रोथ जो होती है प्राइवेट सेक्टर में ही होती है और दूसरी बात प्राइवेट सेक्टर कोई बुरा भी नहीं है और आप यहाँ गवर्नमेंट से ज़्यादा भी कमा सकते हो, लोगों की सैलरी 5-5, 10-10 लाख रुपए रोज़ होती है सर, आप अगर मंथली बात कर रहे हैं। तो ऐसे मेरे पास बहुत एग्ज़ाम्पल हैं जो इतना अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, खुद की ओन कंपनी है। लेकिन प्राइवेट के लिए आपको हर दिन जीना पड़ता है, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। अपने आप को हर दिन प्रूव करना पड़ता है। ये है अगर आप देखो काम नहीं करोगे तो अगले दिन जो आपका ओनर होगा मना कर देगा। आप भी कोई बिज़नेस रन करते हैं तो आप भी ऐसा चाहेंगे कि मेरे पास जो वर्कर हो वो स्किल्ड हो, अच्छा हो, एक्टिव हो, है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। हर कंपनी की ये एक्सपेक्टेशन होती है चीज़ों को लेकर तो आप उन चीज़ों पे काम करिए। देखो गवर्नमेंट में रिलैक्सेशन क्या होता है कि कंफर्टेबल चीज़ होती है। तभी दुनिया देखो हर एक आदमी ज़्यादातर कंफर्टेबल ज़ोन में जाना चाहता है। ठीक है? वो नहीं चाहता कि मैं मेहनत करूँ, है ना? वो ये चाहता है मैं एक बार मेहनत करूँ और सारी ज़िंदगी आराम से खाऊँ, ठीक है? बिल्कुल, तो बिल्कुल। सर ये चीज़ है, इस वज़ह से गवर्नमेंट में इतना सारा ट्रैफ़िक होता जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इसके पीछे और ले जाना चाहूँगा आपको। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और जी, भारत कृषि प्रधान देश है और उस टाइम पर जब भारत में पुराने समय की अगर बात करें तो एक कहावत कही जाती थी, उत्तम खेती, मध्यम बान, निकृष्ट नौकरी, भीख निदान कि भारत की दृष्टि से जो कृषि है, वो एक बहुत ही लाभ का व्यवसाय हुआ करता था। उसके बाद दूसरा नंबर जो आता है उत्तम खेती, मध्यम बान यानी जो सेकंड नंबर है वो बिज़नेस का आता है और लोग उस टाइम पर नौकरी चाहे वो किसी भी प्रकार की हो उसको भीख माँगने के समान समझते थे। या तो अपने स्वरोज़गार पर ज़्यादा ध्यान देते थे या कृषि पर ज़्यादा ध्यान देते थे। अगर फ़ॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर विदेशों में जैसे वर्टिकल फ़ार्मिंग जैसे कॉन्सेप्ट प्रचलन में हैं, लेकिन इंडिया में धीरे-धीरे वो चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन अभी भी लोगों का जो ध्यान है या ये कहें कि लोगों की जो सोशल कंडीशनिंग है, लोग सरकारी नौकरी की मेंटालिटी से सिर्फ़ और सिर्फ़ कम्फ़र्ट ज़ोन की वजह से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो उस कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलने के लिए लोगों को किस तरह की मेंटालिटी रखनी अपनानी चाहिए या रखनी चाहिए? देखिए हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, जी। ठीक है? तो वो सबसे पहले तो अपनी क्वालिटी को पहचाने और अपने आप को पहचाने कि वो किस चीज़ के लायक है और लायक सभी होते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो लायक नहीं होता। लायक बने, मेहनत करे, उन चीज़ों पे काम करे। मैंने भी सुना था, मेरे पिताजी बताते हैं कि हमें जो रेलवे वाले थे, वैसे ले जाया करते थे। आर्मी वाले वैसे पकड़-पकड़ के ले जाया करते थे गाँव में से। तो जाते नहीं थे लोग, भेजते नहीं थे कि क्या करेगा, वहाँ नहीं गोली चलती है, ये हुआ, वो हुआ। तो आप खेती बहुत है, खेती करो, क्या करोगे? तो ऐसा होता था उस समय। लोग सही कह रहे हैं आप, भीख में भी नहीं लेते थे सरकारी नौकरी को। लेकिन आज जैसे समय परिवर्तन होता जा रहा है, वैसे चीज़ें क्रिटिकल होती जा रही हैं।
लोग कंफर्ट जोन में जाना चाह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए कोरोना के टाइम पे भी सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई है वो प्राइवेट वाले सेक्टर वाले जो हैं उनको आई है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ना एक चीज़ पे डिपेंड रहता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आप मल्टीपल बिज़नेस करें तो ही सक्सेस है आज के ज़माने में। एक बिज़नेस करेंगे तो शायद मे बी पॉसिबल वो अच्छा हो तो रन कर सकता है ना? तो मिडिल क्लास फैमिली वाले लोगों के लिए कह सकता हूँ कि 2 ऑप्शन ज़रूर रखने चाहिए। एक तो नौकरी और एक बिज़नेस। बिज़नेस ऐसा रखें कि आपकी नौकरी में कोई दिक्कत ना हो, जी। है ना? वो बिज़नेस भी चलता रहे और नौकरी भी आपकी बरकरार चलती रहे। तो मैं ये कहूँगा मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों सेक्टर अच्छे हैं, होना चाहिए मेहनत करने वाला। हम भी देखो अच्छा अपना अच्छा कमा लेते हैं, अपने परिवार को अच्छा चला रहे हैं और खुश हैं भाई, हैप्पी हैं, है ना? बिल्कुल, खुशी तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। हाँ, जिसमें हमें खुशी मिलती है वो काम हम कर रहे हैं। मैं अपना ड्यूटी पूरी करता हूँ, हर कुछ दिन नया सोचता हूँ, नया ट्राई करता हूँ नया करने की। अभी मुझ में दम है और क्वालिटी कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे आदमी कितना बूढ़ा हो जाए। नहीं? बिल्कुल सही। अगर बात करें रोज़गार की, तो रोज़गार को लेकर पिछले वर्षों में लगातार चेतना बढ़ी है। यानी जो नवाचार हैं वो हो रहे हैं और सृजनशीलता लगातार जन्म ले रही है। लेकिन भारत में अभी भी जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, भारत में कुशल कर्मचारियों की संख्या का बहुत अभाव है। एक देश जो हमसे 2 वर्ष बाद आज़ाद होता है, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ। चाइना में स्टार्टअप की या सेंटर्स की बात करें, ऐसे सेंटर्स जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं स्किल डेवलपमेंट में, चाइना में 5 लाख सेंटर्स रजिस्टर्ड हैं और इंडिया में महज़ 17,000। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? क्या जो भारतीय लोगों में सरकारी नौकरी की जो चाहत है, क्या ये बेरोज़गारी की दर को और नहीं बढ़ाएगी या सरकारी नौकरियों की चाहत से और कुशल कर्मचारियों का जो अभाव है वो और नहीं बढ़ेगा? सर आपकी बात से मैं सहमत हूँ इस चीज़ को लेकर कि जितना भी स्टूडेंट इस सेक्टर की ओर ध्यान देगा, सिर्फ़ इस गवर्नमेंट सेक्टर की ओर, तो हो सकता है कि प्राइवेटाइज़ेशन में भी कमी आ जाए। क्योंकि हर एक आदमी मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक आदमी कंफर्ट जोन में जीना चाहता है, इसलिए वो गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा आप स्किल्ड बनिए और स्किल सीखिए जी। और गवर्नमेंट की तैयारी भी कीजिए, ऐसी बात नहीं है, दोनों काम कीजिए और अपना फ़ोकस दोनों पे रखिए। और दूसरे देशों की अगर हम बात करते हैं चाइना, अमेरिका, वहाँ लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में बूढ़ा हो जाता है ना इंसान तो अभी मम्मी-पापा से ही थोड़े डिपेंड रहते हैं, देखे होंगे आपने, बच्चे हो जाते हैं, फिर भी डिपेंड हैं, उनसे ही पैसे माँग रहे हैं। तो बहुत बहुत सारे डिफरेंस हैं अगर मैं बताना चाहूँ, आप सब समझदार हो इस चीज़ को लेकर। तो मैं ये कहूँगा कि आप अभी से इंडिपेंडेंट बनें, चीज़ों को सीखें, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएँ। तो आप हो सकता है आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए और आप चीज़ों को सीखें, आगे बढ़ें, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें स्किल्ड बनने की, ताकि बेरोज़गारी कम हो। बिल्कुल, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मेरा एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर ही है कि किसी भी प्रणाली में या किसी भी सिस्टम में अगर कोई कमी है, तो उसके सुधार की ज़िम्मेदारी जब तक उस प्रणाली से जुड़े व्यक्ति नहीं उठाएँगे, तो उसमें सुधार हो पाना एक मुश्किल कार्य है। तो जैसा कि शिक्षक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो एक शिक्षक के तौर पर आप जो टीचिंग का वो है सेगमेंट, उसको किस ज़िम्मेदारी के तहत देखते हैं? और एक टीचर को किस तरीके से इस प्रणाली के सुधार के लिए कार्य करना चाहिए? देखिए, टीचर एक विद्यार्थी के लिए गुरु नहीं, माँ-बाप के समान होता है, पहली बात। तो यहाँ पर जैसा टीचर उस विद्यार्थी के साथ बिहेव करेगा, जैसा टीचर उसे डिलीवर करेगा, विद्यार्थी एक मिट्टी के समान होते हैं, ठीक है? जैसा वो हम लोगों को देखते हैं, जैसा हम रहते हैं, जैसा हम बातें करते हैं, जैसा हम उनको पढ़ाते हैं, वैसे ही वो लोग सीख जाते हैं। क्योंकि शिष्य हमेशा अपने गुरु से ज़्यादा सीखता है और गुरुओं में हमारे अलावा वो माँ-बाप भी आते हैं और जो उन पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा दें, सुधार करें। अपने जीवन में अगर कोई गलती हो गई तो उन चीज़ों को खुद सुधारें क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बच्चे का पहला गुरु माँ होती है, दूसरा गुरु बाप। तीसरे नंबर पे हमारा आता है चांस। तो मैं ये कहूँगा टीचरों से कि बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा दी जाए, उनको यूनिक तरीके से सिखाया जाए, उनको दोनों पहलू को दिखाया जाए, प्राइवेटाइज़ेशन भी फ़ील कराया जाए और मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो जो इंसान होता है अपने हित में ही बात करता है, लेकिन बिल्कुल। मैं किसी हित में मेरी कोई ऑर्गनाइज़ेशन नहीं है ऐसी और ना मैं ऐसे हित की बात करूँगा, जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ, वो मैं बताऊँगा। तो बच्चों को
थोड़ा-सा चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और जो कॉमन चीज़ें उसे फाइंड कर लें मार्केट में जाके कि ऐसी कौन-सी कॉमन चीज़ है जो हमारे प्राइवेटाइज़ेशन में काम आती है। जी। अगर तुम नौकरी लेना चाहते हो, प्राइवेटाइ प्राइवेट सेक्टर में तुम नौकरी लेना चाहते हो, तो भाई आपको क्या कॉमन चीज़ है, किस लैंग्वेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो लैंग्वेज सीख लीजिए। अगर मैं कह रहा हूँ फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती है, तो वो सीख लो। हिंदी तुम्हें आती है बोल, लेकिन रखने का तरीका सीख लो उसको। अंग्रेज़ी तुम सीख लो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप उस नवज को पकड़ो। मैं ये नहीं कह रहा आप जिस फ़ील्ड में जाना चाहते हो उसमें जाओ, लेकिन बेटा इस पे भी थोड़ा-सा ध्यान रखें। जी, क्लियर जी। है? कई बार ऐसा होता है कि जीवन में जो सूक्ष्म चीज़ें हैं या अदृश्य चीज़ें हैं, उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन बच्चे ज्ञान के अभाव में या नासमझी के तौर पर उन चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं, जबकि उनका इम्पोर्टेंस कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा होता है। आपके जीवन से जुड़ा या किसी भी छात्र-छात्रा को लेकर ऐसा प्रसंग, जहाँ पर किसी छोटी चीज़ ने एक बड़ा बदलाव किया हो या ये कहें कि छोटी चीज़ें बड़ा बदलाव ला पाने में संभव हो पाती हैं और उसे आप इन व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? देखिए, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं मेरे साथ में जी। और बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने और बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो ज़ीरो से हीरो बने हैं। एक आकाश नाम का लड़का है जो कि अभी बैंक पीओ है इस समय। तो उसकी कंडीशंस ये थी, उसको ग्रामर नहीं आती थी, मैंने उस बच्चे को पढ़ाया। देखो स्टूडेंट लाइफ में मैं आपको बता दूँ बच्चों के डिमोटिवेशन हर एक पल पे होता है, ठीक है? लेकिन उसको कंट्रोल करना सिर्फ़ आप ही जानते हो। जिस चीज़ से आपको प्रेरणा मिले, उस चीज़ को पकड़िए, ठीक है? तुम लगातार प्रयास करते रहिए चीज़ों को, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। ये सारी चीज़ें में मेडिटेशन भी आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आज के समय में। क्योंकि बीमारियों बीमारियों ने हमें घेर रखा है चारों तरफ से। किसी को कोई सा वायरस, कोरोना वायरस, फिर कोई और वायरस, फिर कोई और दुनिया भर की बीमारी, तमाम बहुत तमाम बीमारियाँ। बीमारी है। तो बहुत से बच्चे स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, पढ़ते-पढ़ते, है ना? डिमोटिवेशन तो फ़ील होता है, स्ट्रेस में भी एक ऐसा भी किस्सा है मेरे पास में जो लड़का मतलब स्ट्रेस में आ गया और बहुत सारी चीज़ों को भूलने लगा और ऐसी चीज़ें करने लगा जो एक पागल करता है इस तरीके से। तो ये भी प्रेशर नहीं आने दें माइंड पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, आप सफल तभी होंगे जब आप अपने आप को अच्छे समझेंगे। अपने आप को जिस दिन आप जान जाएँगे कि मेरी वैल्यू क्या है, उस दिन आप एक अच्छे इंसान बनेंगे और अच्छे इंसान बनना चाहिए। मैं एक भारतीय होने के नाते ये कहूँगा कि हमारा इस भारत का जो ध्वज है वो हर देश में लहराए और आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और वो कहीं भी चले जाएँ तो इतना ब्रांड कह सकते हैं ग्रांड स्वागत होता है उनका, किस वजह से? हमारी संस्कृति की वजह से। तो हमारी संस्कृति सभी देशों में एक महान संस्कृति है, इसको मेंटेन करते चलें और समाज को समाज ही समझें और समाज को समाज बनाए रखें, अपने रीति-रिवाज़ों को ना भूलें, ठीक है? वेस्टर्न कल्चर अपनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना भी मत करो कि आप अपनी संस्कृति भूल लो, ठीक है? मैं अंग्रेजी का टीचर हूँ, लेकिन मुझ में भारत की संस्कृति में भुला नहीं हूँ और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैं इस बाण का यूज़ करता हूँ और अन्यथा आप जानते हैं नॉर्मल तरीके से रहता हूँ और आप लोगों की तरह ही हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं आपसे ये कहूँगा, मैंने भी स्ट्रगल किए हैं अपनी लाइफ में और आप भी स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप भी एक दिन कुछ ना कुछ मुझसे अच्छे इंसान बनेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि केपी सर ने बताया कि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति, परंपराओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। निश्चित तौर पर चाहे हम किसी भी उससे आते हों, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन चीज़ों का पालन करना हमारे लिए ज़रूरी भी है और उनको आगे बढ़ाना भी हमारी नैतिक और प्राथमिक ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, निश्चित तौर पर एक भारतीय होने के नाते। सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और है आपसे जी, पूछिए। इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी बच्चे करते हैं, जिनके मन में जैसा कि अभी आपने ज़िक्र किया था इंटरव्यू की शुरुआत में ही कि इंग्लिश को लेकर फ़ोबिया हो जाता है। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश सब्जेक्ट में दिक्कत है, ग्रामर को लेकर या विभिन्न प्रकार की जो भी चीज़ें प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो किस तरह की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ एक विद्यार्थी को इंग्लिश पढ़नी चाहिए ताकि पहली बात तो उसका फ़ोबिया दूर हो सके और दूसरा वो अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाए ताकि सिलेक्शन लेने में उसे आसानी हो पाए? तो इस पर और थोड़ा-सा प्रकाश डालिए ताकि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनके एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी जाएगी, उनको लाभ मिल सके। देखिए सर, आज का जो दौर है, वो सोर्सेज़ से भरा हुआ है। जी। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है। अगर आप कह भी रहे हैं,
तो आप बहाना मार रहे हैं, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है? तो मैं यही कहूँगा कि जो विद्यार्थी कुछ करना चाहता है, सीखना चाहता है, ये एक भाषा है, सब्जेक्ट नहीं है और ये एक चीज़ से मिलकर नहीं बनी है, कई सारी चीज़ों से मिलकर बनी है। इसमें फ्रेंच भी है, ग्रीक भी है, लैटिन भी है। सर, इंग्लिश एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है। ये भाषा कई भाषाओं से मिलकर बोली जाती है। तो यहाँ पर मैं उनसे ये कहूँगा, पहले तो देखो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप जड़ से मजबूत नहीं हो, बिल्कुल, फाउंडेशन हाँ मजबूत जी, होना ज़रूरी है। बेसिक नहीं आता आपको, आप कोई भी चीज़ उठा लीजिए, बिज़नेस ले लो, ओपन करोगे तो बेसिक्स पता होना चाहिए। आप कोचिंग सेंटर ले लीजिए, खोलना चाहते हैं, आपको ज्ञान नहीं है, क्या रन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हर एक चीज़ के पीछे बेसिक्स बहुत ज़रूरी होता है, तो उस बेसिक्स पर काम करें। जो मेरा मानना है, बच्चे ये कहते हैं कि टीचर्स ही समझाते हैं, मैं ये कहता हूँ बुक्स भी बहुत कुछ बताती हैं हमें, है ना? लेकिन आप एक समझदार हो, टीचर्स का रोल क्या होता है कि वो उस चीज़ को समझकर अपनी एक भाषा में आपको डिलीवर कर देता है चीज़ों को, तुम्हारी भाषा को तुम्हें ही समझकर। तो ये वाली चीज़ है, कुछ नहीं है और आप बेसिक क्लियर करके फिर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एक कहावत सुनी होगी आपने। तो यही करनी चाहिए और थोड़ा-सा मन पे कंट्रोल, ठीक है? तो एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और आप फेल भी हो जाते हैं तो हारना नहीं चाहिए। हारने वाला इंसान मर जाता है और अगर आप ये समझते हैं कि मैं एक डेड बॉडी हूँ, तो मेरे दिमाग से प्रयास भी नहीं करना चाहिए और आप कहते हैं कि मैं आखिरी साँस तक लड़ूँगा और तो एक मैं एक सिपाही हूँ भारत का, तो फिर मैं ये कहूँगा लड़ते रहना चाहिए जब तक आपको मंज़िल ना मिले। तो अपने कीमती वक़्त में से हमें इतना सारा समय देने के लिए केपी सर का बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज इंटरव्यू सीरीज़ का ये दूसरा एपिसोड हमने शूट किया है। आने वाले टाइम में हम और अनुभवी शिक्षकों के साथ उनके जो भी विचार हैं एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर, उनसे आपको रूबरू करवाएँगे। इस वीडियो में जो भी चीज़ आपको सबसे बेहतर लगी हो, उसको कमेंट बॉक्स में जाकर नीचे बताएँ हमें। इसके अलावा एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर उसको भी लिखें। आने वाले इंटरव्यूज़ में हम उन सवालों के जवाब वीडियोज़ के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे और मैं सिकंदर गुर्जर अब आपसे लेता हूँ विदा और मिलूँगा एक नए इंटरव्यू सीरीज़ में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए क्योंकि किसी शायर ने कहा है, "जब तक मस्ती ज़िंदा है, तब तक हस्ती ज़िंदा है। थिंक बियॉन्ड द लिमिट्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।"